हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। जब नदियाँ, देखिए इस वाली इमेज को आप ध्यान से देखिए। नदी क्या हो रही है, प्रवाहित होती है ना। तो जब एक घाटी पर पहुंचती है तो कठोर जो चट्टान होते हैं ना, कठोर चट्टान है, उनको काट कर वे खड़ी ढाल, यहाँ पे देखिए इसे हम क्या कहते हैं, खड़ी ढाल। तो इन खड़ी ढाल से जब होकर बहती है, इन घाटियों से बहकर बहती है, तो वे किसका निर्माण करती है, एक जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। नदी जब खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है, जो आप इस वाली इमेज में देख पा रहे हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो एंजल जलप्रपात आपको वेनेजुएला में मिलेगा। वेनेजुएला में आपको क्या मिलेगा, एंजल जलप्रपात मिलेगा। वेनेजुएला कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। ये आपको कहाँ मिलेगा, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला मिलेगा आपको। अब उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका में कहाँ है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर आपको नियाग्रा जलप्रपात मिलेगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, नियाग्रा जलप्रपात तो उत्तरी अमेरिका में है ना। कनाडा और कहाँ, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगा, नियाग्रा जलप्रपात मिलेगा। इसी तरह विक्टोरिया कहाँ मिलेगा, तो अफ्रीका में। विक्टोरिया कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका में मिलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में मिलेगा। तो ये किसके किसके बॉर्डर पर है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगा, विक्टोरिया जलप्रपात मिलेगा। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर जब ये नदियाँ क्या करती है, मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। नदी जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वे मोड़दार मार्ग से पर बहने लगती है। यहाँ देखिए नदियाँ मैदानी इलाकों में आ गई है। अब ये कैसे बह रही है, मोड़दार बह रही है। इसी मोड़दार को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इसी मोड़दार को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक, नदियाँ विसर्प का निर्माण कब करती है, तो नदियाँ जब मैदानी इलाकों में आती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन्हीं मोड़दार मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और जब नदी क्या करती है, मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वे अपने आसपास है ना कुछ अवसाद, जो हमारी मिट्टी के कण है, नदियाँ क्या करती है, मिट्टी के कणों को आसपास जमा करती रहती है ना। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। इसी तरह से यहाँ भी था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जब अपर्दन और निक्षेपण होते रहता है तो ये मुख्य जो नदी है उनसे अलग हो जाती है और यहाँ एक छोटे से झील का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प क्या हो जाते हैं, ये जो विसर्प है वे लूप हो जाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तट के बाहर बहने लगती है। नदी के जो आसपास का तट होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं नदी है ना, इनके अपने तटों से बाहर आकर भी बहने लगती है। तो जब ये बाहर आकर बहती है तो उससे क्या होता है, बाढ़ का मैदान निर्माण होता है। ठीक, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, तटबंध कहलाएंगे। और ये हिस्सा, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, बाढ़ का मैदान है, क्योंकि यहाँ तक के इलाकों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई है ना। तो ये हमारा क्या है, बाढ़ का मैदान है। और इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, तटबंध कहेंगे, तटबंध कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या आने लगती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो महीन मिट्टी है, देखो बाढ़ जब आती है तो आसपास एकदम बारीक जो महीन जो मिट्टी के कण है वे क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं, है ना। वे क्या होते हैं, जमा होते हैं। इसे क्या करते रहते हैं, ये निक्षेपित करते रहते हैं, जिसे मिट्टी एवं अन्य पदार्थों को निक्षेपित करती रहती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, अवसाद। मिट्टी अपने साथ क्या करती है, जब बाढ़ आती है तो किनको जमा करती है, अवसादों को जमा करती है। जो महीन मिट्टी के कण है, वे यहाँ पर जमा होते रहते हैं। इन्हीं मिट्टी के कणों को हम क्या कहते हैं, तो अवसाद कहते हैं। इन्हीं मिट्टी के कण को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ आसपास जब बाढ़ आएगा तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण होगा, जो काफ़ी क्या होता है, उपजाऊ होता है। क्या होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। समुद्र के तट तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। नदी जब इधर ऐसे तीव्र वेग से क्या करती है, बहती है ना, तीव्र वेग से नदियाँ क्या करती है, बहती है, तो अपने अवसाद को कम जमा करती है। लेकिन जब नदी का प्रवाह कम हो जाता है तो वे अपने साथ जो महीन मिट्टी के कण है ना, और जो अवसाद वे अपने साथ लाती है, उसे क्या करती है, जमा करती रहती है ना। उसे क्या करती है, जमा करती रहती है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये जो नदी है, इनकी धाराएं अलग अलग ऐसे बढ़ जाती हैं। फिर ये कहाँ प्रवेश करने लग जाती है, समुद्र में। अलग अलग धाराओं में ये बढ़ जाती है और समुद्र में प्रवेश करती है। इनका वेग कम हो जाता है, जिसे ये देखिए, जिनको हम क्या कहेंगे, जब ये अलग अलग धाराओं में ऐसे विभाजित हो जाती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वितरिका। इसे हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। जहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का क्या करती है, ये निक्षेपण करती है। यहाँ देखिए, ये अपने साथ लाए मलबे का क्या कर रही है, ये निक्षेपण कर रही है। जो मुख्य नदी है ये यहाँ से आ रही है समुद्र की ओर। फिर आते आते देखिए इसके कितने सारे अलग अलग धाराओं में ये बट गई है ना, और ये आसपास किसको जमा करती है, अवसाद को। ठीक, और फिर ये सभी क्या कहलाते हैं,
प्रत्येक मुहाने, यहाँ पर देखिए प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। ये जो है ये किसका निर्माण कर रही है, यहाँ पर मुहाने का। प्रत्येक वितरिका किसका निर्माण कर रही है, मुहाने का निर्माण कर रही है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो नदी क्या करती है, जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो ये ऐसे मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस मोड़दार मार्गों को ही हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, विसर्प। ठीक है। और आसपास क्या करती है, ये अवसाद एवं मिट्टी के कण जो होते हैं उन्हें निक्षेपित करती रहती है। ठीक। और अलग होकर यहाँ एक झील का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप झील, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। फिर ये क्या होती है, मुख्य नदी से लूप हो जाती है और अलग से प्रवाहित हो, अलग से इकट्ठी हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। अलग से एक झील का निर्माण करती है। फिर क्या होती है, समुद्र के तक पहुँचते पहुँचते नदी का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक। फिर वे अलग अलग देखिए यहाँ से अलग अलग धाराओं में क्या होने लगती है, बहने लगती है। ठीक है। और फिर जाकर वे समुद्र में मिलती है। तो नदी का जब वेग कम होता है तो जो मिट्टी के कण है, जो अवसाद है, उन्हें क्या करती है, यहाँ जमा करती हैं और सभी के अपने मुहाने होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वितरिका। इसे हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। इसे क्या डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक। फिर जो हमारे समुद्र की तरंगे हैं वो क्या होता है, उनके कार्य देखते हैं। समुद्र की तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से क्या होती है, टकराती है। जो समुद्र में जब तरंग उठती है तभी लगातार, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए, ये हमारे क्या है, शैल है। इनसे जब तरंगे क्या होती है, बार बार इनसे टकराती है, बार बार इनसे टकराती है। ठीक है। तो वे इसमें क्या आने लगते हैं, फिर दरारें आने लगती है और समय के साथ साथ ये दरार क्या होती है, बढ़ते जाती है। समय के साथ साथ दरारें बढ़ जाती हैं, फिर ये गुफा जैसे बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समुद्री गुफा। इसे क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। फिर जब समुद्र की तरंगे बढ़ती जाती है तो ये गुफा बड़ा होने लगता है। ठीक। ये गुफा क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। और ये किस आकार में बच जाते हैं, केवल मेहराब के आकार पर। किस आकार पर, मेहराब के आकार पर बचते हैं। यहाँ देखते हैं, समय के साथ साथ बड़ी चौड़ी होती जाती है, जिनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में बड़े होने जाने पर केवल छत ही बचती है। जब केवल छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या बनेंगे, केवल तटीय मेहराब, जो इस आकार में होती है। इसे हम क्या कहते हैं, मेहराब। इसे हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। ठीक है। और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। जब यहाँ से छत भी टूट जाती है तब केवल क्या बच जाते हैं, दीवार। यहाँ देखिए, केवल क्या बची है, दीवार। इसे हम क्या कहेंगे, स्टैक। इसे हम क्या कहेंगे, स्टैक। क्या करते रहते हैं, टकराते हैं, जिससे दरारें आती हैं और बड़ी और चौड़ी होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, समुद्री गुफा का। और ये गुफाएं बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्या बच जाती है, छत बचती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। ये यहाँ से इसको तोड़ देगी, है ना, केवल क्या बच जाएगा, छत बच जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, यहाँ छत, जिसे हम क्या कहेंगे, तटीय मेहराब कहते हैं। कुछ समय ऐसा आता है कि ये छत भी यहाँ से हट जाती है, तब क्या बचता है, केवल दीवार बचती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। आई होप ये आप समझे होंगे। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुलीन कहते हैं। पुलीन किसे कहा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो समुद्री तरंग क्या करती है, अवसाद जमा करती है। आसपास में क्या जमा करती है, अवसाद, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुलीन। और समुद्री भृगु क्या है, तो ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे शैलीय तटों को भी हम क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। हिमनद को हम कल देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताएं। जो पढ़े उसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नदियाँ जब खड़ी ढाल पर, किसी घाटी पर, है ना, खड़ी ढाल पर कठोर शैल से गिरती है तो वे क्या कहलाती है, जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो एंजल जलप्रपात, जो आपको कहाँ मिलेगा, वेनेजुएला में मिलेगा। वेनेजुएला कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में मिलेगा। फिर नियाग्रा जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगा, नियाग्रा जलप्रपात मिलेगा। इसी तरह विक्टोरिया जलप्रपात पूछा जाए तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर, कहाँ, तो अफ्रीका में, कहाँ, अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगा, तो विक्टोरिया जलप्रपात मिलेगा। इस इमेज में देखिए, ये है हमारा नियाग्रा जलप्रपात। फिर हमने क्या पढ़ा, विसर्प क्या है, तो नदियाँ जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो मोड़दार मार्ग से बहती है। यही मोड़दार मार्ग क्या कहलाते हैं, विसर्प कहलाते हैं। फिर नदी क्या करती है, अपने मुख्य धारा से हटकर एक अलग झील का निर्माण कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। तटबंध क्या है, तो ये नदी का किनारा है। यहाँ देखिए, ये हमारे नदी का जो तटीय इलाका है, ये हमारे क्या है, तटबंध। और नदी क्या करती है, जब अपने तटों से बाहर आकर बढ़ने लगती है, अपने तट से बाहर आकर बहने लगती है तो बाढ़ का निर्माण करती है। तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, जो काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक, ये हम पढ़ लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, जब नदी समुद्र पर पहुँचने वाली होती है तो अनेक अलग अलग मार्ग से होकर क्या करती है, वे अलग अलग मार्ग से होकर समुद्र में प्रवेश करती है, जिससे इनका वेग भी क्या हो जाता है, कम। और आसपास क्या करती है, ये जो अवसाद है उनको निक्षेपित करती रहती है। यही सभी क्या कहलाते हैं, वितरिका कहलाते हैं, है ना, वितरिका। और सभी वितरिका आपस में मिलकर ये क्या कहलाएंगे, डेल्टा कहलाते हैं। ठीक। और समुद्री तरंग, जब समुद्र की तरंग बार बार कठोर शैल से टकराती है तो क्या होता है, उसमें दरार आने लगती है और समय के साथ ये दरार क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। फिर ये दरार इतना चौड़ा होते जाता है, फिर क्या बचती है, इसमें इसका
ये मेहराब के आकार पर आ जाते हैं। किस आकार में बन जाते हैं? मेहराब के आकार में। और धीरे धीरे क्या होता है, इसकी छत भी गायब हो जाती है। इस इमेज में देखिए इसकी छत गायब हो गई, केवल क्या बचे हैं? दीवार बचे हैं। अब क्या बचे हैं? दीवार बचे हैं। यहाँ से इनकी छत क्या हो गई? गायब हो गई। अब केवल यही दीवार बचा है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर ये पुलिन क्या होता है इसे भी हम देखें कि समुद्र के आसपास समुद्र की तरंगे हैं, वे किनारों पर क्या जमा करती है? अवसाद जमा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्री पुलिन कहते हैं। ठीक। और समुद्री भृगु क्या है, इसे भी हमने देखा कि जो लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए, जो समुद्र की जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।